अभी एक यूजीसी आ गया है, उसने बांट दिया अंगड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग। ध्यान रखना है, ये राजपूत, ये ब्राह्मण, ये जैन, ये वैश्य, मान्यवर मैंने पढ़ा क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है। आज दो आवाजें सुनिए। एक आवाज संसद के भीतर से आ रही है जहां एक सांसद संविधान की शपथ लेकर बोल रहा है, और दूसरी आवाज एक धर्म के सिंहासन से जहां सत्ता के संरक्षण में भाषण दिया जा रहा है। दोनों को ध्यान से सुनिए और फिर खुद से पूछिए, क्या ये दोनों आवाजें एक ही देश की हैं या इस देश को दो हिस्सों में बांटने की तैयारी चल रही है यूजीसी डिस्क्रिमिनेशन के नाम पर। अभी एक यूजीसी आ गया है, उसने बांट दिया अंगड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग। ध्यान रखना है, ये राजपूत, ये ब्राह्मण, ये जैन, ये वैश्य, मान्यवर मैंने पढ़ा क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है। नारा उठता है सबका साथ सबका विकास। जब सबका विकास होता है तो हम लोग कहां जाते हैं बताइए? उस समय हम कहां खड़े रहते हैं? राब्राह्मण कहां खड़ा रहता है? ये क्षत्रिय कहां खड़ा रहता है? ये वैश्य कहां खड़े रहते हैं? ये जैन कहां खड़े रहते हैं? देश को तोड़ा जा रहा है, राजनीति हो रही है। जिन्हें अंगड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग कहकर बांट रहे हो, अरे ये क्षत्रिय ब्राह्मण और वैश्य नहीं होंगे ना तो देश की रीढ़ की हड्डी टूटने में ज्यादा देर नहीं लगेगी मेरे भाई। ध्यान रखना है, इन पर देश खड़ा हुआ है। आज मुख्य बात मेरी ये है, संदेश पहुंचना चाहिए। भले सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी हो, आवाज बंद नहीं होना चाहिए। हम सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं सरकार को, हमें स्कूलों में एडमिशन दिलाने में 4 गुनी फीस देना पड़ती है। क्यों? क्योंकि हम महाजन हैं, हम ऊंची कौम के हैं। क्या ऊंची कौम में गरीब लोग नहीं रहा करते हैं? क्या ऊंची कौम में अभाव ग्रसित लोग नहीं हैं? उनके लिए कब न्याय हुआ है? यहाँ पर जितनी भी देश में जातियां हैं, सबके लिए योजनाएं बनी सरकारी, सबके लिए आयोग बनाए गए, हमारे लिए कुछ नहीं बनाया गया। ध्यान रखना, क्योंकि हम ऊंची कौम के लोग हैं। ये कानून आने वाला है देश में कि किसी को जाति सूचक शब्द बोल दिया, यदि इन ऊंची जात वालों ने, ये क्षत्रिय ने, ब्राह्मण ने, वैश्य ने यदि किसी को कुछ कर दिया और नहीं भी किया, यदि उसने शिकायत कर दी तो तुम्हारा मुकदमा अदालत में पहुंच जाएगा, बेगुनाह को सजा मिलेगी। ध्यान रखना है। कैसा अंधेर नगरी चौपट राजा मेरे भाई, हम गला फाड़ फाड़ कर तुम्हारा समर्थन करते रहे, हमारी जड़ें काटी जाने इस देश से। मान्यवर ध्यान रखना, लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने के अधिकार हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं यदि ये कानून लागू हो गया तो देश की 131 लोकसभा और 1225 विधानसभाओं में हमें अपने कैंडिडेट खड़े करने का भी अधिकार प्राप्त नहीं होगा। ध्यान रखना है मान्यवर। कैसा अंधा कानून है? क्या करोगे? बेटियों को पढ़ा लिखा के स्कूल जाएंगी, मेडिकल में जाएंगी, 4 में से 1 सवर्ण रहेगी। ध्यान रखना, वो कुछ बोल नहीं सकती है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी और टके शेर खाजा, ये वातावरण इस देश का बनाया जा रहा है मान्यवर। पाता इस देश का हर दूसरा आदमी ओबीसी है, लेकिन क्या यहां बैठा हुआ हर दूसरा व्यक्ति ओबीसी है? क्या इस देश के सचिवालयों में, क्या इस देश के विश्वविद्यालयों में, क्या इस देश के आयोगों में, क्या इस देश के सार्वजनिक उपकरणों में ओबीसी निर्णायक पदों पर है? अगर नहीं है तो ये हम सबों के लिए एक सामूहिक मंथन, चिंतन और मनन का विषय है कि आजादी के 78 साल बाद भी और मंडल कमीशन लागू होने के 28-26 साल बाद भी आज ओबीसी विश्वविद्यालयों में क्यों नहीं है? केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कितने कुलपति ओबीसी हैं? कितने एचओडी ओबीसी हैं? नहीं है। यूजीसी की अपनी रिपोर्ट है कि पिछड़े ओबीसी विद्यार्थियों पे ओबीसी आप अरे 10 साल पहले नहीं थे, तो आप भी वही आना चाहते हैं जहां 10 साल पहले थे? संजय जी आप 10 साल पहले यहां आए हैं। महोदय, ओबीसी को मिलने वाली 9 लाख नौकरियां उन्हें नहीं दी गई है। अगर आप ओबीसी बैकलॉग की बात करेंगे तो 9 लाख से अधिक ओबीसी बैकलॉग है। 26 साल मंडल कमीशन के लागू होने के बाद भी आरक्षित कोटे की, ओबीसी आरक्षित कोटे की 7% वैकेंसियां खाली हैं। क्यों खाली हैं? आप जवाब दीजिए इस बात का। कौन बेईमान है जो ओबीसी को उनके हक और उनके अधिकार से वंचित कर रहा है? इन्होंने एक नया फिल्टर लगा दिया है, एनएफएस, नॉट फाउंड सुटेबल। देश के हर दूसरा आदमी ओबीसी है और इन लोगों को एक काबिल ओबीसी नहीं मिलता, सुटेबल नहीं मिलता, इनको कोई उपयुक्त नहीं लगता। कौन लोग हैं वो
जो ओबीसी को एनएफएस घोषित करते हैं। महोदय, उन लोगों की सामाजिक पृष्ठभूमि देखनी चाहिए, उन लोगों की जांच करनी चाहिए सामाजिक पृष्ठभूमि जो लोग जन्म से अपने आप को श्रेष्ठ समझने के अहंकार में पले बड़े हैं, जो अपने ओबीसी को अपने से नीचे को तुच्छ मानते हैं, उनको लगता है कि सब लोग एनएफएस हैं। अगर ओबीसी इस देश का हर दूसरा आदमी आपको एनएफएस लगता है तो आप उसको अपने बराबर लाने के लिए क्या कर रही है, आपको इसमें मेंशन करना चाहिए। 9 लाख उनके पद रिक्त क्यों हैं, इसका आपको ओबीसी का जब बात आती है इतना न्यायिक हस्तक्षेप बढ़ जाता है। ओबीसी के मसले वर्षों वर्षों से कोर्ट में पड़े हैं, सारी रिपोर्ट्स देते हैं। महोदय, बीजेपी शासित राज्यों में ओबीसी समुदाय के लोगों के साथ जबरन उनका घर तोड़ने, बिना नोटिस कार्रवाई करने और भेदभाव की खबरें सामने आ रही हैं जो सीधे तौर पे उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन है। शासित वर्ग, विशेष रूप से पिछड़े, दलित और वंचित अभी भी न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। न्याय की राह अभी दूर दूर तक नहीं खुली है। दिखावटी उपाय तो किए जा रहे हैं, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा और रोजगार में व्याप्त गहरी असमानताएं अभी भी उलझी हैं। आइए हम सब सामूहिक रूप से स्वयं से पूछे, क्या हमने वास्तव में 78 साल में इस देश में वंचित, उपेक्षित, उत्पीड़ित, उपासित, वांछित, लांछित वर्गों के इन लोगों के लिए समान अवसर पैदा किए हैं? अगर नहीं किए तो क्यों नहीं किए? जवाब है नहीं। हम अगर इनकी बात कर, महोदय मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं, अगर हम इन वर्गों की बात करते हैं तो हम जातिवादी, और इन जो वर्गों का हक खाते हैं वो राष्ट्रवादी। हम पिछड़े, दलित, दर्दमंद और जरूरतमंद की बात करें तो जंगल राज वाले, और आप इंसान से इंसान को लड़ाओ, नफरत पैदा करो तो आप मंगल राज वाले। वाह जी वाह। यह लड़ाई केवल ओबीसी की समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए नहीं है महोदय, बल्कि यह सामाजिक गतिशीलता और गरिमा, समावेश और एक ऐसे भविष्य के लिए है जहां कोई भी हमारा साथी चाहे किसी वर्ग का हो पीछे ना छूटे। आप समय देने के लिए महोदय बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संजय जी। भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी जाति के नाम पर अपमानित किया गया। दृश्य नंबर 2, इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी की तुलना किस अर्थ में की गई और कैसे गधा घोड़ा का कविता पढ़ते हुए इस देश के संविधान को तार तार किया गया। देखिए, कब तक काले कानून का कोड़ा सवर्णों पर चलाओगे? यूजीसी लाकर गधों को घोड़ा बनाओगे? और तीसरा दृश्य, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कब्र खोदने का नारा। बाकी आप इन विजुअल्स में देख लीजिए कि मुट्ठी भर लोग आंदोलन कर रहे थे, पूरे देश में धमका रहे थे, अपमानित कर रहे थे प्रधानमंत्री को, सब कुछ कर रहे थे। पुलिस ने एक जगह भी ज्यादती नहीं की।
थी। पटना में आंदोलनकारी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी कम्युनिटी के बहुजन समाज के पीडीए परिवार के जब नौजवान, विद्यार्थी, युवा नारे क्या लगा रहे थे? यूजीसी एक्ट लागू करो, समता समिति लागू करो, कैंपसों में जातिवाद रोको, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान। जो भेदभाव सड़कों प्रमोशन रोका जाना, ओबीसी छात्रों को फेल किया जाना, ये सब अफवाह नहीं है, ये रिपोर्टेड तथ्य हैं। इसी भेदभाव को रोकने के लिए 2012 में यूजीसी डिस्क्रिमिनेशन एक्ट लाया गया था। लेकिन हुआ क्या? कानून बना पर लागू ढंग से नहीं हुआ, या फिर यह कानून काम नहीं कर रहा था और डिस्क्रिमिनेशन जो है, भेदभाव लगातार बढ़ रहा था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर कानून काम नहीं कर रहा तो नियम को मजबूत करो। जब नियम को मजबूती करने की बात आई और इसी के तहत आया यूजीसी डिस्क्रिमिनेशन रूल 2026। लेकिन सरकार ने क्या किया? नियम बनाए लेकिन उप नियम साफ नहीं किए गए, जवाबदेही तय नहीं की गई। नतीजा सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा नियम अस्पष्ट हैं, इस तरह कानून लागू नहीं हो सकते। और सरकार चुप रही, जिम्मेदारी से गायब रही और कोर्ट में यूजीसी एक्ट के पक्ष में एक शब्द नहीं बोला गया। सरकार को डर किस बात का है? डर इस बात का है कि अगर डिस्क्रिमिनेशन रूल 2026 लागू हुआ तो प्रोफेसरों से सवाल पूछे जाएंगे, तो कैंपस में जातिवाद बेनकाब होगा, तो सत्ता के सामाजिक ढांचे पर चोट पड़ेगी। इसलिए एक तरफ संविधान की बात, दूसरी तरफ संविधान को कुचलना, यही सब हो रहा है इस देश में। आज सवाल यूजीसी का नहीं है, सवाल इस देश की आत्मा का है। या तो ये देश मनुस्मृति से चलेगा या संविधान से चलेगा। जो जय भीम कह रहा है वो देशद्रोही नहीं है, जो संविधानवादी है वो देशद्रोही नहीं है, और जो संविधान से डरता है वो लोकतंत्र का दोस्त नहीं हो सकता। अब फैसला आपको करना है, आप किसके साथ खड़े हैं, सिंहासन के भाषण के साथ या संसद और सड़क पर उठी इस आवाज के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। हम इस मुद्दे पर नजर बनाए रखे हैं, आगे के अपडेट जैसे भी आएंगे हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।